बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज ISPR की जानिब से बड़ी खबर आई, वो खबर आपके सामने रखते हैं। आ भी चुकी होगी, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है सिविल नाफरमानी की, वो अपनी जगह पर मौजूद है। मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, लेकिन उसके बावजूद कॉल मौजूद है। और आज इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अपना पैगाम भी भेजा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले बात कर लेते हैं फैज़ हमीद साहब वाले मामले की। 12 अगस्त से इसका आगाज़ होता है। आपको मालूम है फैज़ हमीद साहब बहुत सारे तनाज़ात की जद में रहे और बहुत सारे मौक़े के ऊपर उनसे मुताल्लिक बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें, इल्ज़ामात जो है वो सामने आते रहे। उन सब के ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। कुछ 8-9 के करीब ऐसे तनाज़ात हैं जिनमें उनका नाम बराह रास्त लिया गया और आता रहा सामने, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आज जो एलामिया आया ISPR की जानिब से, उसके अंदर ये कहा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है और फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। अब इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और फ़र्द जुर्म जब आयद होती है तो ऑब्वियसली जो मुल्ज़िम होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो इकरार कर लेता है कि हाँ जी मैं इनको तस्लीम करता हूँ, या वो इनकार कर देता है कि मैं इनको तस्लीम नहीं करता। सेहत जुर्म से इनकार करना, इनकार की सूरत में कार्रवाई आगे बढ़ती है। अब ये जितनी भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो सारी की सारी बंद कमरे में होती है। बंद कमरे से मुराद ये है कि उसमें मीडिया को एक्सेस नहीं होती, आम लोगों को एक्सेस नहीं होती, किसी को एक्सेस नहीं दी जाती। लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान के एक साबिक DGI उनका ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा हो। तो ये उनका हो रहा है इट्सेल्फ, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा जाए, क्योंकि इंटरफेरेंस हमेशा रही है। जनरल बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि 72-70 साल पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासी मामलात में मदाखलत करती रही, यानी एक मुसल्लमा हकीकत है। तो अब ये जो क्लींजिंग का अमल है उसका आगाज़ तो हुआ है, अब ये कहाँ तक जाएगा इसको देखना इंपॉर्टेंट होगा। जो ये अब जो इनके ऊपर कर दी गई है ये चार्जशीट, उसमें ISPR के मुताबिक इन चार्जेज़ में जो चार्ज उनके ऊपर लगा, उन चार्जेज़ में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना बड़ा ऑब्वियसली सबको मालूम है होता है, लेकिन अब इनके ऊपर तो ये तलवार चलने लगी है। और आगे कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। जबकि इसमें 9 मई का जो तनाजुर है वो भी कहा गया है कि वो और उससे रिलेटेड दीगर मामलात जो हैं वो भी इस वक्त उनके ऊपर तफ्तीश जारी है। यानी इस इसके एम्बिट के अंदर अब जो 9 मई है वो भी आ गया। अब 9 मई के साथ जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी कि जो स्टिग्मा है उन पे लगा हुआ है, जो उनकी जान नहीं छोड़ रहा। उसके बाद से अब तक उनके ऊपर जो कुछ गुजर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आए दिन आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बनती है। पिछले जो एहतजाज थे उनको देख लें सबको, या फिर जो इनका आखिरी एहतजाज था जो 24 नवंबर की कॉल थी, जो कुछ उस पर एंड पे हुआ वो आपके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर यानी कि इमरान खान साहब ने एक और कॉल दे दी, और वो है सिविल नाफरमानी की। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कॉल है इमरान खान साहब की जानिब से, और इसके मुज़मरात भी हैं। इमरान खान साहब शदीद दबाव में तो हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। आसाबी तौर पर बड़े मजबूत हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। आसाबी तौर पर मजबूत हैं तभी वो एक्सपोज नहीं हो पाए अब तक, लेकिन जो उनके फैसले हैं, जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं, वो बाउंस बैक कर रही हैं सारी चीज़ें, और वो पार्टी को भी, इमरान खान साहब को भी मुश्किलात से दो चार कर रही हैं। पार्टी के अंदर भी एक तकसीम मौजूद है जो वक्त के साथ साथ गहरी हो रही है। अब ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, उसमें भी पार्टी के अंदर बड़ा एक यानी कि अब कह लें तकसीम पाई जा रही है, और तशवीश भी पाई जाती है कि अभी 24 नवंबर वाले को 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ और हमने एक और बड़ी कॉल दे दी, और वो है सिविल नाफरमानी की। अगर ये भी बाउंस बैक करती है तो कार्ड जो हैं वो एक एक करके यानी कि उनके जो इस्तेमाल तो हो रहे हैं, लेकिन फ्रूटफुल कोई भी नहीं हो रहा। मैं वापस आता हूँ जनरल फैज़ हमीद वाले मामले के ऊपर। जनरल फैज़ हमीद साहब का अगर मामले की थोड़ी सी हिस्टोरिकली बात कर ली जाए, इनका आगाज़ होता है, जो बड़ी इनिंग्स है उसका आगाज़ तो होता है उस वक्त जब जनरल आसिम मुनीर DGI थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और फिर उनको कुछ शिकायत जो हैं वो पहुँचाई गई इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली के अंदर या बुशरा बीबी से रिलेटेड या पंजाब के अंदर जो करप्शन हो रही थी उनके सबूत उनके सामने रखे गए। तो ग़ालिबन जो बताने वाले हैं वो ये बताते हैं इमरान खान साहब को इन चीज़ों पे कोई यकीन नहीं आया और वो इनको यकीन करने को तैयार नहीं थे, जो पहुँचाई थी उस वक्त के DGI जनरल आसिम मुनीर ने। तो इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि उन चीज़ों को देखते जो इल्ज़ामात उनके सामने लाए गए या बताए गए या सबूत रखे गए, उनको देखने की बजाय
उन्होंने DGISI को तब्दील कर दिया। जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त गालबन 9 महीने का अरसा गुजरा था, इस पोजीशन के ऊपर 3 साल की ये पोजीशन होती है, उनको ओहदे से हटाया और उस वक्त DGC थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको DGISI बना दिया गया। वहाँ से ये जो बड़ी इनिंग्स है जो कि पब्लिक डोमेन में आई, उसका आगाज़ होता है। तो यहाँ से शुरू हुआ। अब अगर तनाज़ात की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे तनाज़ात हैं जहाँ इनका तज़किरा आपको मिलता है। बिलखुसूस अगर मैं चला जाऊँ, नवाज शरीफ साहब ने बारहा इसका तज़किरा किया अपने जो जलसे, जो वो एहतजाजों से कॉल करते थे या खिताब करते थे लंदन से बैठ के, तो वो नाम लेते थे जनरल फैज़ हमीद का भी और जनरल बाजवा का भी कि ये सब जो कुछ हमारे साथ हुआ उसमें इन दोनों लोगों का बड़ा अहम किरदार है और ये उसके मरकज़ी किरदार हैं और इनका एहतसाब भी होना चाहिए। एक तो हो गया नवाज शरीफ साहब वाला मामला, वो इसका बार बार तज़किरा करते थे। आपको याद होगा सेनेट का इलेक्शन हुआ था, चेयरमैन सेनेट का, और उस वक्त नंबर जो था वो इन लोगों का, अपोजिशन वालों का, यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इनका ज़्यादा था। इनका गालबन 64 था और अपोजिशन जो है वो उनका नंबर कम था, 14 का फ़र्क था। तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे वो थे जनाब इसके बलूचिस्तान से ही थे, उनको सपोर्ट वो कर रहे थे, और इधर से जनाब हासिल बजिंजो साहब जो हैं उनको ये सारी जमातें सपोर्ट कर रही थी। और ये नविश्ता दीवार था कि इनका नंबर पूरा है, बल्कि एक्स्ट्रा है 64, तो ये बासानी बन जाएंगे चेयरमैन सेनेट। तो उसके बाद जब नतीजा आया तो 14 वोट इधर से उधर हो गए और फिर इनके जो उम्मीदवार थे वो बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जनाब हासिल बजिंजो साहब जो है वो ना बन सके। जब वो नहीं बने तो उस वक्त गैलरी के अंदर उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप क्या समझते हैं कि बावजूद इसके आपका नंबर पूरा था लेकिन आप चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, तो ये नंबर किसने तोड़ा, किसने आपके बंदों को यानी कि इधर से खरीदो फरोख्त की या तोड़ लिया? तो उनका वाज़ेह जवाब था ये जनरल फैज़ हमीद के बंदे सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक और तनाज़ा था। फिर इसके अलावा आप आ जाएँ, तहरीक लब्बैक का जो धरना था फैज़ाबाद के मकाम पे 26 दिन जारी रहा, उसका जो इख्तिताम हुआ उसमें भी बवसातत जनरल फैज़ हमीद, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर जो मुआहदा हुआ था, और ये मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया और वहाँ पर भी इसके ऊपर खासे एतराज़ात उठाए गए जो इनका किरदार था जनरल फैज़ हमीद का या अमूमी तौर पर अफवाज पाकिस्तान का, तो वहाँ भी एतराज़ात उठे। फिर इससे आगे आ जाएँ, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने आपको याद है रावलपिंडी बार में जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, और इल्ज़ामात का महवर और मरकज़ जो थे वो जनरल फैज़ हमीद थे। उन्होंने कहा जी मेरे घर तशरीफ़ लाए, DGISI थे और इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें की, वो कुछ मनचाहे फ़ैसले लेना चाहते थे और मैंने इनकार किया, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो 2 साल की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी अगर आप ये फ़ैसले नहीं करते। तो ये भी उनकी ज़ात से जुड़ा हुआ एक यानी कि तनाज़ा है। फिर उसके बाद आ जाएँ फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा और उस केस का फ़ैसला तहरीर किया जनाब काजी फ़ाइज़ साहब ने, और उस फैसले के अंदर ये करार दिया कि अफवाज पाकिस्तान के जिन लोगों ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया, जो ऐसे मामलात में जिन्होंने मुदाखलत की, उनको सज़ा दी जानी चाहिए और इदारा इस तरफ तवज्जो दे कि जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सज़ा दी जाए। तो उसका जो मीनिंग लिए गए उस वक्त, तो वो भी जनरल फैज़ हमीद की तरफ ही उसके ताने बाने सारे जाते थे। फिर उसके बाद आ जाएँ आप, ये जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब खुद मुतादिद बार ये एतराफ़ कर चुके, वीडियोज़ के ऊपर उनके बयानात मौजूद हैं कि उनको अपने बंदे पूरे करने के लिए एजेंसीज़ को कहना पड़ता था, चाहे वो बजट का मामला हो या कोई बिल पास करवाना हो या कोई कानून साजी करनी हो, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनको एजेंसियों की ज़रूरत पड़ती थी। फिर उसके अलावा जो अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगाती है बिलउमूम कि उस वक्त उनके साथ जो जो कुछ जुल्म हो रहा था उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। फिर इससे रिलेटेड एक और इनसे रिलेटेड जो था, तालिबान की हुकूमत आई जब ये अमेरिका के विड्रॉल के बाद, तो ये फैज़ हमीद साहब अफ़गानिस्तान गए और उनकी एक तस्वीर जारी हुई जिसमें वो चाय का कप लेके खड़े हैं और फिर उन्होंने कहा कि ऑल इज़ वेल। तो ये वो तस्वीर, वो भी एक तनाज़ा बना। फिर उसके बाद अब सूरत हाल देख लें जो तालिबान के हवाले से या KP में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है सारी। फिर इसके अलावा अगर आप इनकी यानी कि कोर कमांडर वाला मामला जब आया, यानी कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि अब इनको रिलीव करें, इन्होंने कोर हेड करनी है और इनका टाइम मुकम्मल हो चुका, तो इसके बाद इनकी तब्दीली कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, यानी कि एक दरार जिसने शक्ल इख्तियार की, वो ये बहुत बड़ा मसला था। तो उस वक्त ये बड़ा तवील यानी कि एक चल निकला एक मसला को जो कम बेश 6 माह तक चलता रहा। इशू क्या था? जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और वो चाहते थे कि अब ये अपनी पोजीशन को छोड़ें, जनरल फैज़ हमीद साहब, और इसके बाद ये कोर को हेड करें, जबकि DGISI को नए तैनात किए जाएँ।
ये सब कुछ तय होता रहा। इमरान खान साहब लिंगर ऑन करते रहे, नहीं चाहते थे। बाजवा साहब बार बार कहते रहे, और यही वो मामला था जहाँ पे जाके मेरा ख्याल है लास्ट नेल इन द कॉफिन वो साबित हुआ। ये तनाज़ा जो बना, बिलाखिर वहाँ से ट्वीट हो गई और यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था। DGISPR की जानिब से ट्वीट हो गई, लेकिन यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, और प्राइम मिनिस्टर साहब इनको रिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि ये कंटिन्यू करें, और एलानिया उन्होंने कहा था कि उनकी ये ख्वाहिश है कि फैज़ हमीद जो है वो इसको कंटिन्यू रखें, मसले यानी कि अपनी पोजीशन पे रहें, ईयर्स एंड आइज़ हैं और सारा कुछ है वगैरह वगैरह, बहुत सारी, यानी ये भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा था जिसका मरकज़ी किरदार फिर भी जनरल फैज़ हमीद ही बनते थे। और फिर इसी यानी कि इशू के ऊपर सूरत हाल जो है वो बिगड़ गई, सफ़ा जो है वो पलट गया, इमरान खान साहब कमज़ोर विकेट पे आ गए, और फिर आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो गई, बावजूद इसके कि ये चले गए, कोर कमांडर बने पेशावर, फिर कोर कमांडर बहावलपुर। उस वक्त भी इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे कि उस वक्त भी ये बराबर सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनको मालूमात भी दे रहे थे, और जो भी तैयारी थी वो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम हैं। तो एक तनाज़ात की जद में तो वो रहे हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अब तारीख रकम कर रही है अफवाज पाकिस्तान अपने साबिक DGISI को कोर्ट मार्शल करके। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है या जिसके ऊपर बहस हो रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि फैज़ हमीद एक बहाना है और इमरान खान असल निशाना है। तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं इमरान खान तक पहुँचने के लिए की जा रही हैं। जब फैज़ हमीद साहब को 12 अगस्त को हिरासत में लिया गया और ISPR ने इसके बारे में अनाउंसमेंट की, तो इमरान खान साहब का उसके बाद जो मौक़िफ़ था वो ये था कि इमरान, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि मेरे गिरद घेरा तंग किया जा सके। और बाद अज़ा उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैज़ हमीद अफवाज पाकिस्तान से थे और ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, वो एहतसाब करते हैं तो करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया इसलिए मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। तो ये मौक़िफ़ उनके बहरहाल बदलते रहे। अब ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी, इसके ऊपर फैसल वाउडा जो कि सबको पता है तर्जुमानी करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, गैर एलानिया, तो एलानिया भी कहते हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इनसे मिस कैलकुलेशन हुई। डेट इन्होंने इसलिए दी क्योंकि इमरान खान साहब को मालूम है कि फैज़ हमीद का जो मामला है वो मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है, जो कुछ सबूत और चीज़ें हैं, और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को खौफ इसलिए है क्योंकि उसने ऐसे काम किया है जिसका उसको पता है, उसके नतीजे का भी उसको पता है, इसलिए वो खौफज़दा हैं। तो इससे पहले उन्होंने ये कॉल दे दी सिविल नाफरमानी वाली, दबाव बढ़ाने के लिए। लेकिन अब वो कॉल की डेट तो है 14 दिसंबर कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो 14 दिसंबर से ऑनवर्ड वो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, शुरू कर देंगे। वो यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है कि आप बिजली के बिल भी ना दें, गैस के बिल भी ना दें, और ये जितने भी सरकारी हुकूमत के काम हैं उनको तस्लीम ही ना करें। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। उसकी कामयाबी के इम्कानात तो बहरहाल बड़े मादूम हैं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के पास एक कार्ड है, देखें उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये भी अभी कबल वक्त है कुछ कहना इसके ऊपर, और कामयाबी या नाकामी तो बाद में होगी जब वो उसका आगाज़ होगा। तो इन सारी चीज़ों के अंदर फैज़ हमीद साहब जो है मरकज़ी किरदार रहे, और इमरान खान साहब उनके बॉस थे, क्योंकि DGISI जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो इमरान खान साहब खुद भी उनका दिफा करते रहे, उनको चाहते थे कि वो बरकरार रहें। तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ फिर इमरान खान साहब के हिस्से में भी आती हैं, यानी एज ए पार्ट एंड पार्सल मिलकर ये काम किया। और फैसल वाउडा साहब का तो ये भी मौक़िफ़ है कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, जहाँ गोलियाँ चली, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। फिर इसी तरह अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ, जो उनको शहीद किया गया, उसके अंदर भी कहते हैं इनका किरदार है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, हमाद अज़हर का भी नाम ले रहे हैं, इसी तरह मुराद सईद का भी नाम ले रहे हैं, तो उससे भी रिलेटेड इनका नाम आ रहा है। तो यानी कि अनगिनत इनके तनाज़ात हैं जो इस वक्त, अगरचे अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो एक बड़ा ही प्रिसाइज कैलकुलेटेड एलामिया होता है, लेकिन ये वो हिस्टोरिक इवेंट्स हैं जो कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से यानी कि रहे, और अब उन सब के रिलेटेड यानी एहतसाब का जो अमल चल रहा है, और टॉप सिटी वाला मामला तो चलें अपनी जगह पे हो गया, वो तो था ही था, लेकिन जो पॉलिटिकल डोमेन के हैं वो बहुत सारे हैं। अब ये चीज़ें इमरान खान की तरफ कैसे आएंगी उनको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तशवीश ज़रूर पाई जाती है कि अब जो यानी घेरा है कानूनी शिकंजा वो तंग हो रहा है। अब अगर इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाता है तो फिर उनकी तहवील जो है वो भी मिलिट्री के पास चली जाएगी। इस चीज़ का इमरान खान साहब को खदशा भी है, फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। तो आने वाले दिन जो है वो मज़ीद वोलेटाइल होंगे, मज़ीद परेशान कुन होंगे, पॉलिटिकल एतबार से भी और हर एतबार से। इसके अलावा इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की, और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने पैगाम दिया बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। उन्होंने ये पैगाम जारी किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क में रकूम भेजने से रोक दिया है, यानी कि मुज़ाकरात की कमेटी मौजूद है
मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हुआ। असद कैसर साहब ने आज उस पर कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को ऑफ़र दी है, यानी कमेटी का क़याम, लेकिन उनके जवाब के हम अभी भी मुंतज़िर हैं। अब इससे यह महसूस होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को कमज़ोर विकेट पर महसूस कर रही है। हुकूमत, वज़ीर आज़म खुद ईवान के अंदर खड़े होकर बार बार कहते रहे मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान साहब, उनका एक ही मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, इनसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी सूरत नहीं होंगे। और अब आज असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि हमने इनको ऑफ़र दी है और उनके जवाब का इंतज़ार है। अब हुकूमत जो है वो आसमान पर चढ़ी हुई है, जो कि इंतहाई गलत पॉलिसी है। अगर ये पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज होता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत को होगा और ये सबसे बड़ी सर्विस होगी तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत की जानिब से। तो हुकूमत को हाथ बढ़ाना चाहिए उनकी जानिब। और ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इसको किसी सूरत शुरू नहीं होना चाहिए। अगरचे जो नेट रिजल्ट है वो इस वक्त वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, ये एक रिजॉल्व है जो शो किया जा रहा है इस हाइब्रिड निज़ाम से, हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी दोनों की तरफ से, कि किसी भी सूरत ये जो अब सिस्टम चल रहा है मामलात, यानी कि तरक्की का सफ़र, कम अज़ कम अगर हुकूमत की ज़ुबानी ले लिया जाए, जो वो कह रहे हैं कि इसको हमने शुरू कर दिया है, इसको डिसरप्ट नहीं होने दिया जाएगा। अब आपने उसका एक अमली नमूना जो है वो 26 नवंबर को देख लिया। 24 नवंबर की कॉल थी, 26 को क्या हुआ, फाइनल कॉल थी, बड़े पुरजोर था, सब कुछ था, लेकिन उसका नेट रिजल्ट आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ अपने उन 12 लोगों का हिसाब भी नहीं ले पा रही। और आज भी उनका ये कहना है कि उनके 200 अरकान जो हैं वो कारकुनान वो लापता हैं, बल्कि सवाल उठा रहे हैं कि हम उनको लापता कंसिडर करें या उनको शहीद कंसिडर करें, उनको ये भी समझ नहीं आ रही। 5000 के करीब वो कह रहे हैं हमारी गिरफ्तारियां हैं, अभी तो वो उनका इजाला भी नहीं कर पा रहे। पार्टी जो है वो अपना डैमेज उसको रिकवर नहीं कर पा रही डैमेज से। और एक और कॉल आ गई तो तहरीक इंसाफ जो है उसको इमरान खान साहब ने भी शदीद यानी कि चैलेंजेस से इस वक्त दो चार किया हुआ है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर भी आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं। ये अलग बात है कि अभी अवामी सतह पर कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन उनके दरमियान ये बातें हो रही हैं कि अब उनको लेबल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक तरफ ये तरक्की का सफ़र और दूसरी तरफ उसको डिसरप्ट करना, उसको नाकाम बनाने का सफ़र। तो ये जब दो लाइंस डिवाइड हो जाएंगी तो इससे पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।